हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको कुछ भागों में बांटा हुआ है। आज हम पहले भाग से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लैंगिक प्रजनन है क्या। पिछले फर्स्ट चैप्टर में जीवों में प्रजनन में हमने इसके बारे में सामान्य जानकारी ले ली थी। इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन क्या है। तो लैंगिक प्रजनन क्या है? जनन की वह विधि जिसमें विशिष्ट जनन इकाई गैमेट या युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, दो गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, और मेल फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन के द्वारा किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं। और जायगोट विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण से शिशु पादप का निर्माण होता है। तो लैंगिक प्रजनन जिसमें विशिष्ट जनन इकाई गैमेट बनता है, गैमेट से जायगोट, जायगोट से भ्रूण और भ्रूण से पादप बनता है। ये पूर्ण विकसित पादपों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है, आपको याद रखना है। और लैंगिक प्रजनन में सारे चरण या सारी स्टेप पूर्ण होती है, मतलब समसूत्री विभाजन भी होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, परागण भी होता है, निषेचन भी होता है, जायगोट भी बनता है। पिछले चैप्टर में बता चुका हूं इसके बारे में। लाभ हानि भी बताई थी। लाभ क्या है? इस प्रजनन से उत्पन्न संतति में विभिन्नता का गुण पाया जाता है। इस प्रजनन से उत्पन्न संतति में विभिन्नता के कारण विकास मतलब नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा अनुकूलन का गुण पाया जाता है। हानियां भी बताई थी। दो हानियां हैं मुख्य रूप से। एक तो इस प्रजनन के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है, दूसरा जो है मूल गुणों का ह्रास हो जाता है। ये दो हानियां पिछले चैप्टर में मैं बता चुका हूं। अब जो पुष्पी पादप है, उस पुष्पी पादप को हम एक लाइन डायग्राम के द्वारा उसके जीवन चक्र के बारे में देखेंगे, किस प्रकार उसका जीवन चक्र पूर्ण होता है। पुष्पी पादप या सीड प्लांट बोलते हैं जिनको, सीड प्लांट जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। पुष्पी पादपों की शुरुआत कहां से होती है? बीज से। बीज से जो पादप विकसित होता है उसको बोलते हैं पुष्पी पादप या स्पोरोफिटिक प्लांट, स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक। ठीक है, अब ये जो पुष्पी पादप का मुख्य जनन अंग कौन है? पुष्प है या फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर दोनों जनन अंग हैं, मेल और फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन या नर जनन अंग का नाम उमंग या एंड्रोशियम, उमंग या एंड्रोशियम। इसी प्रकार फीमेल सेक्स ऑर्गन मादा जननांग का नाम जायांग या गायनोशियम। ठीक है, नर और मादा जननांग हो गए एंड्रोशियम और गायनोशियम। नर जननांग एंड्रोशियम जो है उसके एकक को इस प्रकार की रचना है। इस एकक को बोला जाता है, इस रचना को बोला जाता है पुंकेसक या इंग्लिश में बोले तो स्टेमन। ऐसे ही मादा जननांग का जो एकक है उस एकक को कहा जाता है स्त्रीकेसर या कार्पल या पिस्टिल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इस पुंकेसर या स्टेमन के अंदर परागकोश पोलन चेंबर होते हैं और इस पोलन चेंबर के अंदर पोलन ग्रेन, परागकण या परागकण को लघु बीजाणु माइक्रो स्पोर भी कहा जाता है। ठीक है, मेल गैमेट की सबसे छोटी इकाई पोलन ग्रेन या माइक्रो स्पोर, परागकण या लघु बीजाणु। इसी प्रकार मादा जननांग के एक भाग का नाम कार्पल या स्त्रीकेसर, जिसके अंदर सबसे निचला भाग जो अंडाशय या ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है बीजांड, और बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर का निर्माण होता है, जो मादा जननांग की सबसे छोटी इकाई। अब ये परागकण जो है इसको मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, और जो गुरु बीजाणु है इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। अब मेल गैमेटोफाइट जो है वो दो बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट फर्स्ट या मेल गैमेट फर्स्ट और मेल गैमेट सेकंड। मेल गैमेट फर्स्ट और मेल गैमेट सेकंड दोनों हैप्लॉइड होते हैं, जो एन से दर्शाया हुआ है। इसी प्रकार जो मादा युग्मक है, इस मादा युग्मक से दो रचनाओं का निर्माण होता है। एक तो एग सेल जो कि हैप्लॉइड होती है, अंडकोशिका हैप्लॉइड, और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस द्वितीयक केंद्रक जो कि डिप्लॉइड होता है। मेल गैमेट फर्स्ट और एग सेल ये दोनों आपस में मिलकर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया, संयुग्मन की क्रिया, संयोजन की क्रिया के द्वारा फ्यूज होते हैं और जायगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं।
ये युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण करता है। इसी प्रकार सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक और मेल गैमेट सेकंड, ये हैप्लाइड है, ये डिप्लाइड, ये हैप्लाइड और डिप्लाइड मिलकर के ट्रिप्लाइड 3N एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, एंडोस्पर्म मतलब भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण को क्या मिलता है, पोषण मिलता है, और ये भ्रूण और भ्रूण कोश मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, बीज का। इस प्रकार स्पोरोफाइट से जीवन शुरू हुआ और गैमेटोफाइट पर खत्म हुआ। तो ये आवर्त बीजी या पूर्ण विकसित पादपों में इस प्रकार का जीवन चक्र चलता है। तो इस पूरे लाइन डायग्राम में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बनते हैं। मेल गैमेट फर्स्ट और एक सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, तो आपको याद रखना जाइगोट, मेल गैमेट सेकंड और सेकेंडरी न्यूक्लियस मिलकर के क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, भ्रूण कोश केंद्रक। इन सब में डिप्लाइड कौन होता है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस। मेल गैमेट फर्स्ट कैसा होता है, तो ये हैप्लाइड होता है, मेल गैमेट सेकंड भी हैप्लाइड होता है, ठीक है। तो निषेचन कितनी बार होता है, 2 बार होता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एक बार कौन कौन मिले, एक सेल और मेल गैमेट फर्स्ट, तो ये पहला फर्टिलाइजेशन, दूसरी बार सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट सेकंड, ये दूसरा फर्टिलाइजेशन। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, और 2 बार फर्टिलाइजेशन में ट्रिक सनलाइन मतलब ट्रिपल फ्यूजन, यहाँ पर 2 डिप्लाइड सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट सेकंड, ये तो एक हैप्लाइड है और ये डिप्लाइड है, हैप्लाइड और डिप्लाइड मिलकर के ट्रिप्लाइड बनाया है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, ट्रिपल फ्यूजन भी नाम दिया है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर पुष्पी पादपों का जो मुख्य जनन अंग है वो पुष्प है। अब पुष्प या फ्लावर के जो मुख्य भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन भागों के बारे में हमको देखना है। तो एक पुष्प जो है उसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक तो जनन अंग और एक सहायक अंग। पुष्प खुद ही जनन अंग है पादप का, ठीक है। इस पुष्प या फ्लावर के 2 भाग हैं, एक तो जनन अंग और एक सहायक अंग। पहले सहायक अंग देखते हैं। सहायक अंग वे अंग जो कि प्रजनन की क्रिया में क्या करेंगे, सहायता करेंगे, उन्हें बोला जाएगा सहायक अंग। और दूसरा है जनन अंग, जो कि जनन की क्रिया में खुद भाग लेंगे, उन्हें कहा जाएगा जनन अंग। सहायक अंग कौन कौन से हैं, सहायक अंग 2 हैं, एक तो बाह्य दल पुंज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैलिक्स, और दूसरा भाग है दल पुंज, इंग्लिश में बोला जाता है इसको करोला, कैलिक्स और करोला। अब बाह्य दल पुंज है क्या, पुष्पासन पर स्थित, पुष्पासन मतलब पुष्प का आसन, ये पुष्प का आसन। इस पुष्पासन पर स्थित पत्तियों का जो पहला चक्र होता है, सबसे नीचे की ओर जो पत्तियां होती है रंगीन पत्तियां, इन रंगीन पत्तियों के चक्र को क्या कहा जाएगा, कैलिक्स कहा जाएगा। सबसे नीचे रंगीन पत्तियां, गेंदे का फूल लिया और गेंदे के फूल में जो हरी हरी पत्तियां दिखाई दे नीचे, उन हरी पत्तियों को क्या बोला जाता है, बाह्य दल पुंज या कैलिक्स, जिसको केस दर्शाया जाता है। इस कैलिक्स के एक भाग को, एकक को बाह्य दल या सेपल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बाह्य दल या सेपल। सेपल की संख्या बहुत सारी है और आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाते हैं गेमोसेपेलस। अगर जुड़े हुए हो और जुड़े हुए ना हो, स्वतंत्र हो, तो कहलाएंगे पॉलीसेपेलस। तो पुष्पासन पर स्थित पत्तियों का पहला चक्र जो कि हरे रंग का होता है, और हरे रंग का होगा तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। तो पुष्पासन पर स्थित पत्तियों का पहला चक्र कैलिक्स या बाह्य दल पुंज कहलाता है, जो कि हरे रंग का होता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। इसके एक भाग को क्या कहा जाता है, सेपल कहा जाता है या बाह्य दल कहा जाता है। अगर सेपल आपस में जुड़ी हुई हो तो गेमोसेपेलस, और स्वतंत्र हो तो पॉलीसेपेलस। पहले हम देख चुके हैं इसके बारे में। फिर दूसरा भाग आता है दल पुंज या करोला। जो रंगीन पत्तियां होती हैं, रंगीन पत्तियां गेंदे के फूल में जो पीली पीली पत्तियां हैं, इन पीली पीली पत्तियों को क्या कहा जाता है, करोला या दल पुंज। इन पत्तियों को क्या बोलते हैं, करोला या दल पुंज। इस करोला को सी से दर्शाया जाता है, और इसके एक भाग को बोलते हैं पेटल। करोला के एक भाग को क्या कहा जाता है, पेटल। जिस प्रकार ये जुड़ी थी तो गेमोसेपल था, तो यहां जुड़ी है तो ये गेमोपेटल रहेगी, और स्वतंत्र हो तो पॉलीपेटल्स रहेगी।
तो दलपुंज या कोरोला क्या है? पुष्पासन पर स्थित पत्तियों का दूसरा रंगीन चक्र क्या कहलाता है? कोरोला कहलाता है। इसका काम रंगीन है इसलिए आकर्षित करेगा कीटों को। कौन सी क्रिया के लिए? परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करता है कौन? कोरोला। इसके एक भाग को बोल दिया मैंने क्या? पेटल। पेटल आपस में जुड़े हुए हो तो गेमोपेटल और स्वतंत्र हो तो पॉलीपेटल कहा जाएगा। अब आता है जननांग। जननांग पुष्प के दो हैं, एक तो नर जननांग और एक मादा जननांग। इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है अगर दोनों हैं तो। हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल बोलते हैं इनको। ठीक है, तो नर जननांग को एंड्रोशियम, एंड्रोशियम या पुमंग, हिंदी में पुमंग, और मादा जननांग को गायनोशियम, गायनोशियम या जायांग कहा जाएगा। नर जननांग जो होता है वो नर जननांग कुछ इस प्रकार की रचना है। ये पुष्पासन है, पुष्पासन पर निकला हुआ रचना है जिसका नाम क्या है? एंड्रोशियम। ये एंड्रोशियम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे एंड्रोशियम। इस एंड्रोशियम के एक भाग को पुंकेसर या स्टेमन, स्टेमन या पुंकेसर कहा जाता है। एक भाग को, ये एक भाग है, इसको क्या कहा जाएगा? पुंकेसर या स्टेमन। इस एक भाग के अंदर तीन भाग होते हैं। कौन कौन से तीन भाग? सबसे पहला भाग ये वाला है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव या हिंदी में बोलते हैं इसको योजी। दूसरा भाग है ये एंथर, एक, और एक ये, इसको बोलते हैं एंथर। और तीसरा भाग है ये वाला जिसका नाम है फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है, तीन भाग है। सबसे बीच में जो है वो कनेक्टिव है, दो एंथर को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कनेक्टिव, और दोनों कनेक्टिव के दोनों तरफ कौन है? एंथर, और नीचे की ओर एक तंतुनुमा रचना है जिसका फिलामेंट नाम है, जिसकी सहायता से पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है। अब ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर दो भाग हैं। इन दो भाग का नाम है एंथर चेंबर। प्रत्येक भाग में दो दो चेंबर हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? एंथर चेंबर। इस एंथर चेंबर को यहां बड़ा कर दिया है। इस एंथर चेंबर के अंदर अनेक दानेदार रचनाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं पराग कण या पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन, पराग कण या माइक्रोस्पोर कहा जाता है। ये माइक्रोस्पोर भी एक विशेष रचना के अंदर बंद होते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोर या पराग कण ये नर जननांग की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ये हो गया हमारा नर जननांग एंड्रोशियम। इसके एक भाग को बोलते हैं पुंकेसर या स्टेमन। स्टेमन के तीन भाग बता दिए हैं। ये भाग है बीच वाला कनेक्टिव, ये दोनों एंथर है, और ये फिलामेंट है। इस एंथर के अंदर एक एंथर के अंदर दो दो चेंबर है। ठीक है, इस चेंबर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर या पराग कण या लघु बीजाणु पाए जाते हैं जो नर जननांग की सबसे छोटी इकाई है पादप के अंदर। फिर मादा जननांग के एक मादा जननांग को गायनोशियम या जायांग कहा जाता है। इसके एक भाग को स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर या कार्पल या पिस्टिल भी कहा जाता है। कार्पल, पिस्टिल या स्त्रीकेसर कहा जाता है। अब स्त्रीकेसर कुछ इस प्रकार की रचना है। ये एक भाग बताया। अब इस एक भाग के तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर का भाग है स्टिग्मा, वर्टिकाग्र, दूसरे भाग का नाम है स्टाइल, वर्तिका, और तीसरे भाग का नाम है ओवरी या अंडाशय। इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल मतलब बीजांड। ठीक है, ओव्यूल, और उसके अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। ओव्यूल के अंदर भ्रूण विकसित होता है। तो मादा जननांग का नाम है गायनोशियम, एक भाग को कार्पल, पिस्टिल या स्त्रीकेसर कहा जाता है। इसके तीन भाग हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है बीज का विकास, बीज का निर्माण। अब जैसे ये आपस में जुड़े हुए थे और स्वतंत्र थे तो नाम दिया है, ऐसे ही अगर एंड्रोशियम के एक भाग को कहा जा रहा है स्टेमन, इसको एंड्रोशियम को ए से दर्शाते हैं। अगर एंड्रोशियम आपस में जुड़े हुए हों तो इनको सिनेंड्रस,
सिन एंड्रस कौन जुड़े हुए हैं? सारे स्टेमन, बहुत सारे स्टेमन हो और ये आपस में जुड़े हुए हो तो सिन एंड्रस, और स्वतंत्र हो तो एपोएंड्रस कहा जाएगा। ऐसे गायनोशियम में, गायनोशियम के अंदर भी जुड़े हुए हो तो सिन गायनस, और स्वतंत्र हो तो एपोगायनस कहा जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कैलिक्स और करोला, बाह्य पुंज और दल पुंज आपस में इस तरह मिल जाते हैं कि वो पहचानने में नहीं आते कि कैलिक्स है या करोला है, तब उन्हें परिदल पुंज, परिदल पुंज इंग्लिश में पेरियंट कहा जाता है। और इसके एक भाग को बोलते हैं टेपल, सेपल, पेटल और टेपल। कब बोलेंगे टेपल? जब दोनों आपस में इस प्रकार मिक्स हो जाएंगे, पहचानने में नहीं आया तो उनको पेरियंट कहा जाएगा, और एक भाग को क्या बोलेंगे? टेपल। तो ये पुष्प के, एक प्रारूपिक पुष्प के दो भाग हैं, एक तो सहायक अंग और एक जनन अंग। सहायक अंग जनन की क्रिया में केवल सहायता करते हैं। कैलिक्स भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, और कोरोला कीटों को आकर्षित करता है काय के लिए? परागण की क्रिया के लिए। कैलिक्स करोला बता दिया। ऐसे एंड्रोशियम और गायनोशियम, नर जननांग, मादा जननांग, एक भाग का नाम स्टेमन, एक भाग का नाम कार्पल पिस्टिल। ठीक है, इसकी संरचना भी बता दी मैंने कि इनकी संरचना किस प्रकार की होती है और उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। अभी हमने पुष्प के विभिन्न भाग देखे, अब देखेंगे हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के चरण। ठीक है, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब पौधों के अंदर रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप, कितने चरण होते हैं? तो 6 चरणों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता है। सबसे पहले चरण का नाम है लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया, लघु बीजाणु मतलब परागकण या माइक्रोस्पोर, गुरु बीजाणु मतलब मेगा स्पोर। लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। लघु बीजाणु का निर्माण होता है परागकोश या एंथर के अंदर, तो कह सकते हैं एंथर के अंदर लघु बीजाणु या पराग कण के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। इसी प्रकार अंडाशय के अंदर किसका? गुरु बीजाणु का या मेगास्पोर के निर्माण की क्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। सबसे पहला चरण आई बात समझ में? पहला चरण हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। दूसरा स्टेप का नाम है परागण या पोलिनेशन। पोलिनेशन या परागण क्या है? पराग कणों का नर पुष्प से निकलकर मादा पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचना। याद रखना, किसका? पराग कण लघु बीजाणु का कहां से निकल करके? नर पुष्प मेल फ्लावर से निकल करके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा वाले भाग तक। आपको पता है कि फीमेल फ्लावर का ये भाग ओवरी स्टाइल स्टिग्मा मैंने बताया था अभी। ठीक है, ये वाला भाग स्टिग्मा तक, यहां तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोला जाएगा? परागण या पोलिनेशन। ठीक है, उसके बाद आएगा नर और मादा गेमेट का विकास। अगले नंबर पे क्या आ रहा है? मेल फीमेल गेमेट का डेवलपमेंट। दोनों का विकास अलग अलग तरीके से और अलग अलग जगह पर होता है। फीमेल गेमेट का विकास तो ओवरी के अंदर होता है, यहाँ पर ओव्यूल के अंदर। ठीक है, फीमेल गेमेट का विकास ओवरी के अंदर ओव्यूल में होता है। इसी प्रकार मेल गेमेट का विकास, मेल गेमेट का विकास 2 जगह पर होता है। आधा विकास तो कहां पर हो जाता है? परागकोश या एंथर के अंदर। और आधे विकास कहां पर होता है? जब परागण की क्रिया के दौरान परागकण यहां पहुंचते हैं, यहां मतलब स्टिग्मा पर। ठीक है, मादा जननांग के स्टिग्मा पर जब पहुंचते हैं तो आधा विकास इनका यहां पर होता है। मतलब जो मेल गेमेट है उसके विकास की प्रक्रिया एंथर के अंदर, ये एंथर है, इस एंथर के अंदर आधा विकास, और आधा विकास कहां पर होता है? स्टिग्मा पर, मादा जननांग के ऊपरी भाग स्टिग्मा पर। ठीक है, परंतु जो फीमेल गेमेट है, इस फीमेल गेमेट का विकास कहां होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल में होता है फीमेल गेमेट का विकास। तो तीसरे स्टेप का नाम है मेल और फीमेल गेमेट का विकास। अब आता है युग्मक जनन या गेमिटोजेनेसिस। किसके निर्माण की? गेमेट के निर्माण की क्रिया को क्या बोला जाएगा? गेमिटोजेनेसिस। मेल गेमेट की जनन कोशिका और फीमेल गेमेट की जनन कोशिका के द्वारा गेमेट के निर्माण की क्रिया को गेमिटोजेनेसिस कहा जाता है। मेल गेमेट के निर्माण की क्रिया को और फीमेल गेमेट के निर्माण की क्रिया को, दोनों गेमेट बनते हैं, उन दोनों के गेमेट के बनने की क्रिया गेमिटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है गेमेट के बनने के बाद अगली क्रिया निषेचन या फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन, जिसको बोलते हैं संयुग्मन। तो
तो मेल और फीमेल गैमेट का आपस में संयोग करना, मिलना या जोड़ना निषेचन या फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जीव बनता है उसको बोलते हैं जायगोट, और जो जायगोट विकसित होकर के काय का निर्माण करता है, भ्रूण का। तो छठे नंबर पे किसका विकास, भ्रूण का विकास। कहां पर, ओव्यूल के अंदर, भ्रूण के ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल में भ्रूण के विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार 6 चरणों में पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। तो पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बनेगा, लैंगिक जनन के विभिन्न चरणों को समझाइए। तो ये 6 चरणों का हमको वर्णन करना है। फिर आगे आते हैं हम परागकोश की या लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर, संरचना देखते हैं। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना में हमको 4 भाग दिखाई देंगे। सबसे पहले भाग का नाम है एपिडर्मिस। सबसे बाहर का जो स्तर है कोशिका का स्तर, एक कोशिकी स्तर, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये एक कोशिकी स्तर। इस एक कोशिकी स्तर को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। सबसे बाहर का स्तर एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहलाता है। ठीक है, जो एपिडर्मिस है क्यूटिन की बनी हुई होती है। क्या की बनी हुई है, क्यूटिन की, इसलिए कठोर होती है। ठीक है, पहला स्तर हो गया। दूसरे स्तर का नाम है एंडोथीशियम। दूसरा स्तर कौन है, एंडोथीशियम। यह अनियमित आकार की कोशिका का स्तर जो है, किसके ठीक नीचे, ऊपर वाला स्तर जिसका नाम क्या था, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक नीचे लंबी पतली अनियमित आकार की कोशिका का स्तर क्या कहला रहा है, यहाँ पर एंडोथीशियम कहला रहा है। इस एंडोथीशियम में जगह जगह पर स्थूलन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्थूलन। और इस स्थूलन के कारण जो इसके अंदर पराग कण बन रहे हैं, इस पराग कण का स्फुटन होता है। मतलब जब ये भित्ति फटती है एंडोथीशियम, तो भित्ति के फटने के कारण पराग कण कहां निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से। तो पहला हुआ है एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद अगला था मिडिल लेयर। तीसरे नंबर के स्तर को क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। ये 2-3 कोशिकीय स्तर है, ये वाला यहां से यहां तक का स्तर क्या कहलाता है, मिडिल लेयर। तीसरे नंबर का स्तर मिडिल लेयर या मध्य परत बोलते हैं, या मध्य स्तर कहा जाता है, जो कि एंडोथीशियम के ठीक नीचे की ओर स्थित होता है। अगला आता है चौथा और आखिरी टेपिटम, सबसे अंदर का। किसके सबसे अंदर, जो परागकोश या एंथर के सबसे अंदर की परत, ये वाली परत, यहां से यहां तक की ये पूरी परत। फानवत कोशिकाएं बनती, फानवत बीज शेप कोशिकाएं। परागकोश या लघु बीजाणु धानी के अंदर का सबसे अंदर का स्तर क्या कहलाता है, टेपिटम कहलाता है। इस स्तर की कोशिकाएं कैसी, फानवत होती हैं और द्विगुणित होती हैं, मतलब डिप्लाइड कोशिकाएं होती हैं। और इस स्तर के द्वारा ही इस पराग कण को, जो पोलन ग्रेन है, इनको पोषण भी मिलता है, और साथ साथ ये पराग कण की जो बाहरी भित्ति है जिसका नाम है एक्साइन, उस एक्साइन का निर्माण भी इसी स्तर मतलब टेपिटम के द्वारा होता है। तो ये हम किसकी, परागकोश की संरचना में 4 भाग बताएंगे। सबसे पहले भाग का नाम एपिडर्मिस या क्यूटिकल, सबसे बाहर का एक कोशिकीय स्तर, मोटा स्तर क्यूटिन का बना हुआ, क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे लंबी पतली शाखित स्तंभ के आकार की कोशिका का स्तर क्या कहला रहा है, एंडोथीशियम, जो कि किसके नीचे है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे है। ठीक है, एंडोथीशियम के अंदर स्थूलन है। ठीक है, स्पाइरल स्थूलन पाए जाते हैं, जो कि परागकण के स्फुटन में मदद करती है। फिर तीसरे स्तर का नाम है मिडिल लेयर, मध्य स्तर, जो कि 2-3 कोशिकीय स्तर होता है और एंडोथीशियम के ठीक नीचे स्तर स्थित होता है। चौथा और आखिरी स्तर का नाम है टेपिटम। ये टेपिटम फानवत कोशिकाओं का स्तर है, डिप्लाइड कोशिकीय स्तर है। इस स्तर के द्वारा इस परागकण को पोषण भी मिलता है और इस एंजाइम का निर्माण भी होता है। तो ये अगला क्वेश्चन बन जाएगा, परागकोश या माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना का सचित्र वर्णन करिए। अब आती है अगली परागकण की संरचना। अगला क्या है, परागकण की संरचना। तो परागकण गोलाकार, अंडाकार या अनियमित आकार की एक विशिष्ट रचना होती है। ठीक है, प्रत्येक परागकण के सबसे बाहर की ओर एक कटी-फटी परत पाई जाती है। इस कटी-फटी मोटी परत को बोला जाता है एक्साइन। सबसे बाहर की परत क्या कहलाती है, एक्साइन। इस एक्साइन में जगह जगह पर ये छिद्र दिख रहे हैं, यहाँ छिद्र है, यहाँ छिद्र है, यहाँ छिद्र है। इन छिद्र को बोलते हैं जर्मपोर, जनन छिद्र। जब ये परागकण इस स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इस छिद्र के माध्यम से यहाँ पर एक नलिका बनती है, जिसको बोलते हैं पराग नलिका या पोलन ट्यूब। इस ट्यूब के माध्यम से
ये ट्यूब अंदर जाएगी, आगे अगले क्वेश्चन में बनेगा सारी चीजें। इस ट्यूब के माध्यम से इस पराग कण का केंद्रक यहां से होते हुए इस बीजांड के केंद्रक से फ्यूज होता है, दोनों फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। तो जर्मपोर मतलब जनन क्षेत्र जो कि एक्साइन पर पाए जाते हैं। ये जर्मपोर या जनन क्षेत्र जो है एक बीजपत्री पादप में एक और द्विबीजपत्री पादप में 2 या 3 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्तर हुआ एक्साइन काटापल्टा स्तर जिस पर छिद्र हैं, जर्मपोर या जनन क्षेत्र एक बीजपत्री में एक, द्विबीजपत्री में 2 या उससे अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला स्तर आता है इंटाइन। अंदर का स्तर क्या कहला रहा है? इंटाइन कहला रहा है। इंटाइन इसके एक्साइन के नीचे का स्तर पेक्टिन तथा सेल्यूलोज का बना हुआ स्तर कहलाता है ये इंटाइन। पेक्टिन और सेल्यूलोज का ये इंटाइन ही विकसित होकर के इस नलिका का निर्माण करता है। फिर इस इंटाइन के अंदर बात करें तो इसमें एक केंद्रक होता है। अधिकांश परागकणों में केंद्रक परिधि की ओर होता है। कारण क्या होता है कि इसके अंदर एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है और रिक्तिका जो है भोज्य पदार्थ का संग्रह करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा इस कोशिका के अंदर, इस पराग कण की कोशिका के अंदर यहाँ पर जो द्रव भरा है इसको साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो ये किसकी संरचना हो गई? पराग कण की संरचना। ये पराग कण की संरचना में 4-5 भाग नाम याद रखने हैं आपको। सबसे बाहर का परत एक्साइन जिस पर छिद्र हैं जिसको जर्मपोर, दूसरी परत इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन पदार्थ की बनी हुई होती है। दूसरी पतली लचीली परत है, ये मोटी है, कटिपटी है, मृत कोशिका की बनी हुई है। ठीक है, ये पतली लचीली है, जीवित कोशिका की बनी हुई है। इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन की बनी। फिर इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ है कोशिका द्रव्य, फिर केंद्रक बताना है, फिर रिक्तिका बताना है। तो ये हो जाएगी किसकी संरचना? पराग कण की संरचना। तो अभी हमारा इस सेकंड चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है पराग कण की संरचना तक। अब हम बीजांड और बीजांड के प्रकारों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।